हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपने अपनी प्रिपरेशंस को एटलीस्ट इनिशिएट करा होगा। आज की क्लास को बिगिन करने से पहले लेट मी एजर्ट लेट मी इनंसिएट अ ब्यूटीफुल एनेक्डोट। एक कहावत से आज की क्लास को शुरू करूँगा और कहावत कुछ यूँ है कि शन द डिलेज, है ना। जो भी आप डिले कर रहे हैं ना कि कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, सिलेबस जब अपलोड होगा तब स्टार्ट करेंगे, गाइस आप यकीन मानिए कि डिलेज विल लीड वी ऑल टू सच अ स्टेज वेयर वी बिकम प्राउन टू फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी। सो डिले को शन करें गाइस और अपनी प्रिपरेशन को जितना जल्दी हो सके इनिशिएट करें। सो गाइज वी आर टेक्निकली डन विद 14th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, जिसके अंदर हमने रेनेसा, जिसके अंदर हमने कैंटरबरी टेल्स को पढ़ा, माइनर वर्क्स चौसर के करे, चौसर पे जो भी क्रिटिकल कमेंट्री हुई थी उसको डील करा, और जितनी भी सोशल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक मूवमेंट्स लिटरेचर के अंदर आई थी 14th सेंचुरी में उनको डील करा। बाइबल को भी डील करा और क्रिश्चियनिटी को भी डील करा। स्कॉटिश चौसरियंस और इंग्लिश चौसरियंस को डील करा, बिसाइड्स जॉन गॉवर और विलियम लेगलैंड के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स थे उनको भी डील करा है। सो आज की क्लास जो है वो दैट्स गोइंग टू बी बेस्ड ऑन रेनेसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेक्निकली रेनेसा पीरियड जो है दैट इज अ टाइम पीरियड इमीडिएट आफ्टर 14th सेंचुरी। ऑल राइट, एक बेरन पीरियड भी आया है बीच में, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। So guys, at very outset, it's very difficult to date the Renaissance. Renaissance का एक particular time period date करना बहुत difficult है, but roughly इसका जो time period है that is from 1400 to 1450, और कुछ sources 13th century से लेकर 17th century तक भी बताते हैं। Alright, तो ये depend करेगा guys। अब Renaissance की beginning से guys जो question बनता है और बहुत बारी बना भी है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन हर एक एस्पिरेंट को होती है कि रेनेसां जो था ये कौन सी मूवमेंट थी गाइस। तो इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज अ कल्चरल एंड एट द सेम टाइम एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट का जो नेचर है ना गाइस वो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम प्री रेफिलिट ब्रदरहुड की बात करें, दैट वाज आल्सो अ मूवमेंट। ट्रैक्टरेरियन की बात करें, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की बात करें, इमेजिज्म की बात करें, थिएटर्स की बात करें, ये सारी मूवमेंट्स हैं। तो अभी फिलहाल रेनेसां की बात करेंगे, तो रेनेसां इट वाज अ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। अब गाइज मैंने आपसे पहले बात करी कि टाइम पीरियड इसका कोई फिक्स नहीं है, और इसका मीनिंग जो पूछा गया है गाइज एग्जाम के अंदर कि रेनेसां क्या है, तो हर एक एस्पिरेंट, हर एक स्टूडेंट को इतनी सी इंफॉर्मेशन तो ज़रूर होती है कि रेनेसां क्या था। इट वाज रिवाइवल एंड रिबर्थ। ये सबको मालूम है कि रेनेसां गाइज रिवाइवल और रिबर्थ है, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि इट वाज रिवाइवल एंड रिबर्थ ऑफ what was revived and given a rebirth. It means there was something prevailing already which was being evolved over the time, or which was being gradually felt by the writers to be implemented once again. So guys, revival and rebirth किसका था? ये क्लासिकल कल्चर का था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिकल कल्चर का था और क्लासिकल एंटीक्विटी का था, और जो भी चीज़ें क्लासिसिज्म के साथ एसोसिएटेड थी उनको रिवाइव किया था। अब गाइस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बन जाती है कि क्लासिकल कल्चर क्या है। तो वी यूजुअली रेफर टू द कल्चर ऑफ ग्रीक, रोम एंड इटालियन कल्चर एज द कल्चर्स हु कम्स अंडर द बैनर क्लासिकल कल्चर्स। तो राइटर्स ने एक बार फिर से नीड फेल्ट करी कि जो ग्रीक राइटर्स हैं, जो रोम राइटर्स हैं, जो इटालियन राइटर्स हैं, उनको कॉपी किया जाए, उनको इमिटेट किया जाए, उनके राइटिंग स्टाइल को कॉपी किया जाए। क्यों? क्योंकि वो जो राइटर्स थे उनकी जो सेइंग्स थी, उनकी जो फिलोसॉफिकल इंसाइट्स थी, उनके जो वर्क्स थे दैट वर प्रेग्नेंट विद लॉजिक, रीजन, डेकोरम एंड विट।
ऑल राइट। सो गाइज आगे जाके रेनेसा के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला फीचर जो हम डील करेंगे रेनेसा का वो क्या है कि इट वाज, मैं फीचर्स की बात कर रहा हूँ, इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट स्कॉलिस्टिज्म। देखिए गाइस, स्कॉलिस्टिज्म वाज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन, traditional curriculum which was being implemented in universities, and that was based on Aristotelian logic। और स्कॉलिस्टिज्म ने क्या किया था गाइस, ह्यूमन थॉट को फ्री नहीं रखा था, ह्यूमन थॉट वाज इन अ बॉन्डेज। तो रेनेसा आया, रेनेसा ने क्या किया, ह्यूमन थॉट को फ्री किया। नेक्स्ट वेरी फीचर अबाउट रेनेसा वाज इट वाज अ रिवोल्ट, it was a revolt against the authority of, it was a revolt against authority of pope। all right, देखें गाइस 14th सेंचुरी के अंदर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा था, वो बोलता था कि जो पोप हैं ही इज अ सुप्रीम, वो गॉड को नहीं मानते थे, वो पोप की अथॉरिटी को मानते थे। तो रेनेसा ने क्या किया, पोप की अथॉरिटी के अगेंस्ट रिवोल्ट करा और गॉड को सुप्रीम कहा। थर्ड फीचर गाइस रेनेसा का था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट हैज़ पॉलिश्ड, और देयर वाज अ नीड फेल्ट टू पॉलिश द टेनियंट्स और द प्रिंसिपल्स ऑफ द राइटर्स हु बिलोंग टू लैटिन, ग्रीक एंड रोम। तो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट, ब्यूटी का कॉन्सेप्ट और एस्थेटिसिज्म का कॉन्सेप्ट जो है गाइस वो रेनेसा से ही निकल के आया है। लास्ट फीचर जो रेनेसा का था, इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट थियोसेंट्रिक थॉट प्रोसेस टू होमोसेंट्रिक थॉट प्रोसेस। गाइस कहने का मतलब क्या है कि रेनेसा से पहले द सेंटर ऑफ द इंटरेक्शन, द सेंटर ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द डिफरेंट प्ले राइट्स वॉज रिलीजन, बट रेनेसा ने रिलीजन से शिफ्ट किया और किस पे लाया, ह्यूमन सेंट्रिक पे लाया, यानी ह्यूमन वैल्यूज़ को ग्लोरीफाई किया गया, ह्यूमन लाइफ को ग्लोरीफाई किया गया। ह्यूमनिज्म का इम्प्लीमेंटेशन, ह्यूमनिज्म का बर्थ हुआ, ह्यूमन वैल्यूज़ पे काम किया जाने लगा। राइट तो गाइज ये कुछ फीचर्स हैं रेनेसा के जो हम सबको याद रखने हैं और इनको पॉलिश करना है। नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रेनेसा से डिटेल है गाइस, दैट इज, मैं आपसे बिगिनिंग में कहना भूल गया कि रेनेसा जो था इट वाज प्राइमरली अ यूरोपियन, इट वाज प्राइमरली अ यूरोपियन फिनोमेना। राइट, और सबसे पहले जो रेनेसा के सीड्स हमें देखने को मिले थे, ये गाइस एग्जाम में क्वेश्चन बना था, वो कहाँ पे देखने को मिले थे, इटली के अंदर, और इसके बाद फ्रांस में आया, और इसके बाद लेट 16th सेंचुरी में ये इंग्लैंड में देखने को मिला। ऑल राइट, तो फर्स्ट जो रेनेसा के सीड्स थे वो हमें इटली को देखने को मिले थे। ये क्वेश्चन बना हुआ है गाइस। एक इम्पॉर्टेंट कोट याद आ रही है मेरे को, मिशेलेट एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिक थे। व्हाट इज सेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेनेसा, ही सेड दैट रेनेसा वाज डिस्कवरी ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, it was discovery of humankind by itself। कहने का मतलब क्या है कि ये ह्यूमन काइंड ने रेनेसा के बाद, रेनेसा के स्पिरिट के बाद, रेनेसा के अराइवल के बाद अपने आप को पहचाना, अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलाने की कोशिश करी। ऑल राइट, सो गाइज दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेनेसा। और गाइज रेनेसा में मैंने आपसे पहले बात करी कि ह्यूमनिज्म वाज वेरी मच ग्लोरीफाइड, ह्यूमन वैल्यूज़ को ग्लोरीफाई किया था। और कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं गाइज जो रेनेसा से एसोसिएटेड हैं, जिनमें आपका पहला राइटर जो है दैट इज़ थॉमस मोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड राइटर। इसके बाद थॉमस एलियट, YLOT है, ये वो वाला एलियट नहीं है वेस्टलैंड वाला। नेक्स्ट इज डेसिडेरियस इरास्मस,
डेसिडेरियस इरास्मस, उसके बाद किंग आर्थर ना, थॉमस मैलरी, आई एम सॉरी, थॉमस मैलरी। एंड यू नो थॉमस मैलरी इज नोन फॉर आर्थुरियन रोमांस, आर्थुरियन रोमांसेस। और गाइज आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर्थुरियन रोमांसेस को हाईलाइट किसने करा है कैंटरबरी टेल्स के अंदर, किसकी टेल जो है वो आर्थुरियन रोमांस पे बेस्ड है। तो गाइज द टेल ऑफ वाइफ ऑफ बाथ इज बेस्ड ऑन आर्थुरियन रोमांस। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें तो रेनेसां पीरियड के अंदर पेंटिंग्स जो थी वो बहुत प्रिवेल करी, और दो इम्पॉर्टेंट पेंटर्स, फर्स्ट इज माइकल एंजेलो एंड सेकंड इज लियोनार्ड डी विंची। और you guys, as you know, Leonardo da Vinci is mainly known for Mona Lisa. पेंटिंग का नाम है गाइस, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड माइकल एंजेलो इज मेनली नोन फॉर बेकस। बेकस एक इनकी पेंटिंग है, और दूसरी पेंटिंग इनकी क्या है गाइस, देख के बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज डाइंग स्लेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइंग स्लेव, ये भी पेंटिंग का नाम है गाइस। तो ये दो पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। माइकल एंजेलो इज नोन फॉर बेकस एंड डाइंग स्लेव, Likewise, Leonardo da Vinci is mainly known for Mona Lisa. I hope आप समझ रहे हैं मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। अब गाइज मैंने आपसे बात करी कि रेनेसां से पहले एक बेरन पीरियड आया था। बेरन पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस छोटे से अंतराल के अंदर, उस वक्फे के अंदर एक ऑथेंटिक लिटरेचर को बर्थ नहीं दिया गया था। एक लिटरेचर जो था वो ज़्यादा लिखा नहीं गया था। क्यों? क्योंकि एज वी ऑल नो कि उस टाइम के जो राइटर्स थे, या तो वो कोर्टली क्लास से एसोसिएटेड थे, या तो वो वॉरियर्स थे, या शिवैलरिक रोमांसेस पे ज़्यादा बिलीव करते थे। हालांकि शिवैलरिक रोमांस बताने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आप बात करें जोफ्री चौसर की, ही वॉज एक्टिवली एक्टिव, ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द 100 Years' War। तो इसके अलावा ब्लैक डेथ वहाँ पे थी, पीजेंट रिवोल्ट वहाँ पे था, रेफॉर्मेशन की वहाँ पे ज़रूरत पड़ी, बाइबल को ट्रांसलेट करने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ी, वॉर ऑफ रोजेज़ वहाँ पे आई। तो सारे राइटर्स जो थे वो वहाँ कुछ बिजी थे, तो वहाँ पे कोई ऑथेंटिक लिटरेचर नहीं आया। अब गाइज वॉर्स ऑफ रोजेज़ है, ये वॉर ऑफ रोजेज़ नहीं है। वॉर्स ऑफ रोजेज़ जो है गाइज, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ये मूवमेंट मुझे इम्पॉर्टेंट लगी और ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। वॉर्स ऑफ रोजेज़ जो है गाइज, इसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी वीक एज फार एज द डेट्स आर कंसर्न, आई एम वेरी वीक इन कैलेंड्रिकल सेंस गाइज। तो वो ज़्यादा भी वीक नहीं हूँ, ठीक ठीक हूँ। 1455 से लेके 1487 गाइज, ये इसका टाइम पीरियड है, ये मालूम होना चाहिए। 1455 से लेके 1487 तक जो था ये टाइम पीरियड था वॉर्स ऑफ रोजेज़ का। और गाइज ये रोजेज़ क्या था? रोजेज़ वॉज अ सिंबल, एंड ये दो हाउसेस के बीच में फाइट हुई थी, हाउस ऑफ यॉर्क्स एंड हाउस ऑफ लैनकास्टर। अब गाइज मुझे याद है कि यूजीसी नेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन था कि हाउस ऑफ यॉर्क्स को किस रोज से सिंबलाइज करा था, तो वाइट रोज से करा था, और लैनकास्टर को रेड रोज से करा था। गाइड इसको रट देना है, इसको पॉलिश कर देना है दिमाग के अंदर, रिटेन करना है इसको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात गाइज जो मुझे यहाँ से इंपॉर्टेंटली एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से याद आ रही, दैट इज अबाउट प्रिंटिंग प्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रिंटिंग प्रेस कब एस्टेब्लिश हुई? 1476 के अंदर। यहाँ से गाइज क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग सा पूछा जाता है, हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। प्रिंटिंग प्रेस देख लिया तो विलियम कैक्सटन या जॉन गुटेनबर्ग, दोनों में से क्वेश्चन पढ़ने के बगैर ही टिक कर दिया। तो एज फार एज द क्रेडिट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इट गोज टू विलियम कैक्सटन, और इन्वेंशन का कॉइनेज किसको जाता है, इन्वेंशन का क्रेडिट किसको जाता है? जॉन गुटेनबर्ग। तो गाइज ये आपको मालूम होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट की जहाँ तक बात है, विलियम कैक्सटन और जॉन गुटेनबर्ग। इन्वेंशन 1476 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ओके, तो अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे जब भी आपको टाइम मिले कि पहली कौन सी किताब थी जो प्रिंटिंग प्रेस में छपी थी।
और कहाँ पे छपी थी ये भी लिख देना प्लीज़। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भाई मैं इसको शॉर्ट वीडियोस में ज़रूर हाईलाइट करूँगा। अब गाइस माइकल एंजेलो की मैं बात कर रहा था, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद आया। माइकल एंजेलो वाज अ पेंटर एसोसिएटेड विद रेनेसा। एंड यू नो गाइस, लास्ट टाइम जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के वाइवा में अपेयर हुआ था तो आई वाज इंस्ट्रक्टेड टू डिलीवर माय डेमोन्स्ट्रेशन ऑन टी.एस. एलियट। हालांकि मैं क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ के गया था, बट उन्होंने मुझसे ये कहा कि क्रिस्टोफर मार्लो को नहीं आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है, जो हम बताएंगे वही करना है। सो गाइज उन्होंने मेरे को बताया कि द लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रूफॉक को आप डेमोन्स्ट्रेट करें। तो थोड़ी बहुत मॉडर्निज्म की हिस्ट्री पढ़ी थी, पोस्ट मॉडर्निज्म और विक्टोरियन एरा के साथ जैसे कैसे मिला के बता दिया। अब वहाँ पे गाइज दो कोट्स हैं, वो माइकल एंजेलो से मुझे याद आ रही हैं। वुमेन कम एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। ये कोट गाइज लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रूफॉक में और लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड ऑन टेबल, ये दोनों गाइज जो स्टेटमेंट्स हैं ये द लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रूफॉक से हैं। ऑलराइट, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ से देखो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ये टी.एस. एलियट की लाइन्स हैं लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रूफॉक से। अब गाइज आज की क्लास में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हालांकि अभी तक जो भी हमने बातें पढ़ी वो बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। एक और बात मुझे याद आ रही है, एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज अबाउट टोटल्स मिसलेनी या मिसलेनी। टोटल्स मिसलेनी जो था गाइज, इट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड एंथोलॉजी, और एंथोलॉजी आपको मालूम है क्या होता है। और इसकी डेट जो थी गाइज दैट वाज 1557। और टोटल नंबर ऑफ पोम्स कितनी पब्लिक एंथोलॉजी में थी? 271। ऑल राइट, हाँ। और कंट्रीब्यूटर कौन कौन थे? हेनरी हॉवर्ड थे और थॉमस वाइट थे। हेनरी हॉवर्ड और थॉमस वाइट, हेनरी हॉवर्ड एंड अर्ल ऑफ सरे, ये एक ही हैं गाइस। यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अर्ल ऑफ सरे एंड हेनरी हॉवर्ड इज़ वन एंड द सेम थिंग। और इनका कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दे हैव इम्प्लीमेंटेड a stanza scheme or rhyme scheme which was being copied from, which was based on Italian model, पेट्रियार्क से लिया था। तो बाद में बात करेंगे सेपरेट वीडियो के अंदर। अब गाइज आज की क्लास का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टाइटल है, जो टॉपिक है, दैट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी की जो इंट्रोडक्शन है गाइज उससे मैं डील करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के बारे में नॉलेज है और यहाँ से 100% क्वेश्चन रहता है। अब यूनिवर्सिटी जो है गाइज, इट वाज अ ग्रुप ऑफ राइटर्स जो इधर या तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे या तो कैम्ब्रिज से पढ़े थे, और कलेक्टिवली गाइज इनको क्या कहा जाता था? ऑक्सब्रिज कहा जाता था। क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड डिटेल जो है यूनिवर्सिटी में से, वो ये है कि वो किस सेंचुरी के राइटर्स थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 16th सेंचुरी राइटर्स थे। जैसे कि मेटाफिजिकल पोइट्स और कैवलियर पोइट्स जो थे वो 17th सेंचुरी पोइट्स थे। लाइकवाइज यूनिवर्सिटी जो थे वो 16th सेंचुरी राइटर्स थे। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है गाइज। ओके, अच्छा जी। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी शेक्सपियर से पहले आए थे कि बाद में आए थे? तो पहले आए थे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्री शेक्सपियरियंस, यानी दे हैव पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। और यूनिवर्सिटी जो थे प्राइमरली वो एक्टर भी थे और प्ले राइट्स भी थे।
ऑल राइट, उन्होंने एक्टिंग के करियर को भी एस्टेब्लिश किया था इंग्लैंड के अंदर, प्ले राइट्स तो थे ही थे ये। ओके, अब गाइज यूनोस्टिविट्स कौन कौन थे उसको डील करने से पहले, यूनोस्टिविट्स एज अ टर्म किसने कॉइन करी है? इट वॉज कॉइन्ड बाय जॉर्ज सैंड्सबरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मॉडर्न 19th सेंचुरी प्ले राइट है। इन्होंने यूनोस्टिविट्स को कॉइन किया था एज ए टर्म। ऑल राइट, अगर हम इस गैलेक्सी की बात करें कि इसमें कौन कौन से राइटर्स थे, सो फर्स्ट वाज जॉन लिली, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील या जॉर्ज पिले भी कहते हैं, थॉमस किड एंड क्रिस्टोफर मार्लो। ऑलराइट, एंड क्रिस्टोफर मार्लो वाज मोस्ट टैलेंटेड अमंग द यूनिवर्सिटीज। ऑलराइट, अभी गाइस ये जो रॉबर्ट ग्रीन है, ही इज मेनली नोन फॉर अ वर्क ऑरलैंडो, और ऑरलैंडो के अंदर जॉर्ज पील ने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करा है, और रॉबर्ट ग्रीन ने क्या कहा है? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है कि शेक्सपियर वॉज एन अपस्टार्ट क्रो फ्लाइंग ऑन आवर फेदर्स। ऑल राइट, कि शेक्सपियर एक कौवे की तरह जो हमारे दिए हुए पंख पे उड़ रहा है। ओके, और कुछ 2-3 बातें करेंगे, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं यूनिवर्सिटीज को डिटेल में करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ गाइस। लव फॉर इम्पॉसिबल इज अ स्लोगन एसोसिएटेड विद मार्लो, बता रहा हूँ कैसे जस्टिफाई होगा। माइटी लाइन इज अगेन अ कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद मार्लो, ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन कहा था, और माइटी लाइन का कॉन्सेप्ट ब्लैंक वर्स के एसोसिएशन में मार्लो के लिए किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। हु रेफर्ड माइटी लाइन फॉर द ब्लैंक वर्स? कहने का मतलब क्या है गाइज, ब्लैंक वर्स का मार्लो ने इतना यूज कर लिया था कि उसकी ये माइटी लाइन बन गई थी। तो बेन जॉनसन ने कहा कि ब्लैंक वर्स वॉज अ माइटी लाइन फॉर द मार्लो। लव फॉर इम्पॉसिबल की बात करें तो जैसे गाइज डॉक्टर फॉस्टस है। डॉक्टर फॉस्टस इज अ कैनोनिकल वर्क विच इज़ रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, और डॉक्टर फॉस्टस दुनिया के हर लिटरेरी डिसिप्लिन को कंकर करना चाहते हैं। इट्स अगेन वेरी इम्पॉसिबल। टैम्बरलिन के अंदर वो एक सीथियन शेफर्ड होते हैं और वो एक किंग बनना चाहते हैं, अगेन वेरी इम्पॉसिबल। जो ऑफ माल्टा के अंदर बाराबस जो है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर है, वो जो उसकी सारी वेल्थ को सीज करना चाहते हैं, अगेन वेरी डिफिकल्ट। सो क्रिस्टोफर मार्लो के जो कैरेक्टर्स थे उनके अंदर जो थर्स्ट थी इम्पॉसिबल की वो बहुत ज़्यादा थी। और क्रिस्टोफर मार्लो जो थे, हाउ ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम द शेक्सपियर। शेक्सपियर के जितने भी कैरेक्टर्स थे गाइज वो रॉयल क्लास से आते थे, नोबेल क्लास से आते थे, बट मार्लो हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ कॉमन प्रोटैगनिस्ट, शेफर्ड, स्कॉलर, बाराबस से कॉमनर होते हैं, फिर उनके अंदर थर्स्ट होती है कि पूरी प्रॉपर्टी को सीज करना है, तो कॉमन कैरेक्टर्स को इन्होंने बर्थ दिया था। ऑल राइट गाइज, सो बाकी जो क्रिस्टोफर मार्लो या यूनिवर्सिटीज के अंदर जो भी डिटेल मेटिकुलसली हम कल करेंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है वो अभी रह गई, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी और अभी शाम का टाइम है गाइज, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस है सिंस आई एम अ हॉस्टलर, और हॉस्टल में आपको पता है माहौल कैसा रहता है। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गाइज वो सारी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड डिटेल है। इन कॉन्सेप्ट को पॉलिश करें, रिटेन करें, और अगर तैयारी शुरू नहीं करी है तो प्लीज़ इनिशिएट करें जल्दी से जल्दी। ऑल राइट,
तो इसी नोट पे आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, टाइम की नींद करें और इससे पहले सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।